हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मूवी के स्टार्ट में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कस्टम ऑफिसर 3 एयर होस्टेज को अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं, जिनके नाम है गीता सेट्टी, दिव्या राणा और जैस्मीन। तब दिव्या राणा अपनी स्टोरी बताती है कि वो एयर होस्टेज कैसे बनी। दरअसल बचपन में दिव्या राणा एक टॉपर थी जो एक नन्ही जगह पे रहती थी। वहाँ पे एयरपोर्ट तो था, लेकिन कभी वहाँ पे एरोप्लेन लैंड नहीं हुआ। इसलिए दिव्या का सपना था कि वो एक पायलट बने और यहाँ पे प्लेन लैंड करे। दिव्या ने पायलट बनने के लिए बहुत मेहनत की और उसके घर वालों को लगता था कि वो पायलट तो बन ही जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए लोन तक ले लिया था। लेकिन किसी कारण के चलते वो पायलट नहीं बन पाई और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फैमिली को बताए कि वो पायलट नहीं बन पाई। इसीलिए वो एयर हॉस्टेज ही बन गई। दिव्या की फैमिली को लगता था कि उनकी बेटी पायलट बन गई है और दिव्या धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई का लोन उतार रही है। फिर इसके बाद हमें गीता सेट्टी की कहानी बताया जाता है कि गीता और उसके हस्बैंड एक रिच फैमिली से थे, जिनका सेट्टी किचन का एक अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन सेट्टी भाइयों की लड़ाई के चलते गीता की फैमिली की कंडीशन ख़राब हो गई और उसे घर चलाने के लिए एयर हॉस्टेज की जॉब करनी पड़ी, जो कि उसे बहुत आसानी से मिल भी गई थी क्योंकि गीता एक मिस करनाल भी रह चुकी थी। यहाँ गीता मिस सेट्टी से कहती है, जैसे ही एयरलाइंस वाले मेरा पीएफ दे देंगे मैं जॉब छोड़ दूँगी और हम दोनों गोवा में एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। फिर हमें जैस्मीन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां जैस्मीन की मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद जैस्मीन अपने नाना के साथ ही रहती थी, जो कि उसका पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे जब जैस्मीन बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं और जैस्मीन को पैसों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसमें भी बुरी तरह से फेल रही। इसके बाद उसको किसी ने एयर हॉस्टेज बनने के लिए बताया और ब्यूटीफुल होने के कारण उसे कोहिनूर एयरलाइंस में एयर हॉस्टेज की जॉब भी मिल गई और इस कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या है। अब प्रेजेंट में इन तीनों से कस्टम ऑफिसर सवाल करते हैं और हमें पता चलता है कि इन्हें सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है, जिसके बारे में ये कहती हैं हमें तो कुछ नहीं पता है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये तीनों अपनी जॉब करने के लिए एरोप्लेन में जाती हैं। इन सबको काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिल रही होती है और एक दिन तंग आकर गीता अपने क्रू मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर हमें कब तक सैलरी मिलेगी। और राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है और हमें जल्दी ही सैलरी मिल जाएगी। फिर ये सब एयरप्लेन में अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो गीता राजवंशी को चाय देने आती है, पर वो देखती है कि राजवंशी तो मर चुका है क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम थी। फिर गीता राजवंशी की चेस्ट प्रेस करने के लिए उसकी सेट खोलती है। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि राजवंशी यहाँ गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था। फिर ये तीनों मिलकर राजवंशी को क्रू की सीट पे बैठाते हैं। फिर जैस्मीन कहती है क्यों ना इसमें से सोना निकाल ले और जॉब छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो गीता कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं जेल नहीं जाऊँगी। इसलिए गीता और दिव्या इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। इसके बाद ये सब राजवंशी की बॉडी कस्टम वालों को दे देते हैं। फिर कस्टम वाले बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये तो 12 किलो सोना था जो कि अलबुर्ज ले जा रहा था, जिसके बाद कस्टम वाले और भी एक्टिव हो जाते हैं। फिर हमें इन तीनों की हालत को दिखाया जाता है, जहाँ इन तीनों की हालत बहुत ख़राब होती है। फिर न्यूज़ में हमें विजय माल्या का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां कहा जा रहा था कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है। तो विजय माल्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस में कभी पैसा आता है तो कभी नहीं आता है और ये सब हम मैनेज कर लेंगे और अपने 4000 एम्प्लॉयज़ का भरोसा नहीं टूटने देंगे। फिर गीता और मित्तल बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां मित्तल बात में बता देता है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है और अब किसी की सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर गीता काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो सब वहाँ के सामान उठाने लगती हैं। उन्हें पता था कि पैसा अब तो नहीं मिलेगा, इसीलिए सामान बेचकर कुछ दिन खर्चा चला लेंगे। फिर ये तीनों अफसोस करती हैं कि काश उस दिन वो सोना रख ली होती। फिर गीता कहती है कि राजवंशी काम किसके लिए कर रहा था, काश हमें पता चल पाता। तो जैस्मीन कहती है कि अभी पता चल जाएगा और यहाँ हमें पता चलता है कि जैस्मीन ने राजवंशी का फ़ोन ही रख लिया था। फिर ये सब राजवंशी के फ़ोन से उस नंबर पर कॉल लगाते हैं जिस पर राजवंशी बार बार कॉल कर रहा था। फिर उस साइड से फ़ोन मित्तल ही उठाता है क्योंकि इन सब के पीछे मित्तल ही था। फिर ये तीनों मित्तल से मिलती हैं और उसे ब्लैकमेल करती हैं और कहती हैं कि हम भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे और हमें भी पैसा कमाना है। तब जाकर मित्तल एक कार्ड देता है और कहता है कि इस पर एक एड्रेस लिखा है, वहीं पे आकर मुझसे मिलना। अगले दिन ये सब उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां मित्तल सोना देते हुए कहता है कि तुम्हें अभिनय अलबुर्ज पहुंचाना है। फिर मित्तल कहता है कि इसे लेकर भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम तीनों की कुंडलियाँ मेरे पास है और राजवंशी का केस गर्म है, इसीलिए तुम तीनों इसे ले जाने की कोई और तरकीब सोचो। फिर ये तीनों घर पर इस सोने को ले जाने के लिए सोच रहे होते हैं, जहाँ इन्हें एक आइडिया आता है। फिर ये सब सोने को लेकर लोहार के पास जाते हैं, जहाँ वो सोने को पिघलवा कर कैंडीज़ का शेप देने लगते हैं और ये उस पर कैंडीज़ का पानी भी चढ़वा देती हैं। फिर ये सब डर डर कर अपनी पहली स्मगलिंग को अंजाम देती हैं
जिसके बदले इन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये सब भी सोने को बाहर पहुंचाने लगती हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगती हैं। अब धीरे धीरे करके इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही हो रही थी। फिर ये सब उस पैसों से बहुत इंजॉय भी करते हैं और अपने सपने को पूरा भी कर रही थी। अब एक दिन इनके क्रू के मेंबर इनको खुश होकर काम करता हुआ देख लेती है। वो हैरान थी कि बिना सैलरी के ये खुश होकर काम क्यों कर रही हैं, पर वो इन्हें कुछ कहती नहीं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कस्टम ऑफिसर इनसे बार बार सोने के बारे में पूछ रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि बुड्ढे के मरने के बाद भी अल बुर्ज में सोना कई बार स्मगल किया गया है और मुझे तुम तीनों पर ही शक है। फिर ये तीनों साफ साफ मना कर देती हैं। उसके बाद ऑफिसर इन तीनों की फ़ोन चेक करते हैं। फिर उन्हें जैस्मिन के फ़ोन में बार में पार्टी करते हुए इन तीनों की फ़ोटो मिलती है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ ये सब जैस्मिन के बर्थडे पे बार में खूब पार्टी करते हैं। फिर ये तीनों घर लौट रहे होते हैं, तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है। फिर वो देखती हैं कि ये तो उनकी क्रू की मेंबर है और उनका नशा उतर जाता है। फिर वो लड़की भी सोच रही होती है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अगले दिन कस्टम ऑफिसर को एक टिप मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि आज की फ़्लाइट से सोना बाहर जा रहा है, जिसके बारे में वो जयवीर को बताती है और बताती है कि ये 3 नाम भी इस टिप में मिले हैं। इसके बाद हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ कस्टम ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट कर लेके जा रहे होते हैं। अब उन ऑफिसर्स को इन तीनों के पास से कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वो इन्हें छोड़ देते हैं। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। तब कैप्टन दिव्या से कहता है कि शायद हमें आज घर जाने में लेट होगा, क्योंकि कस्टम वाले चेकिंग कर रहे हैं। तब ये तीनों डर जाती हैं, क्योंकि आज ये बुरी तरह से फंसने वाली होती हैं और इन्हें जेल हो जाएगी। तभी दिव्या को एक आइडिया आता है और वो सोना प्लेन के कैबिन में छिपा देती है, इसलिए ऑफिसर्स को सोना नहीं मिला था। और प्रेजेंट में ये तीनों तो छूट जाती हैं, लेकिन सोना इनके सामने से प्लेन से उड़ जाता है, जो अब मिलना मुश्किल था, क्योंकि इनकी ड्यूटीज बार बार चेंज होती रहती हैं। फिर ये तीनों घर जा रहे होते हैं, तो जैस्मिन कहती है कि ये सब कोमल नहीं बताया होगा, क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसने ही हमें देखा था। पर यहाँ किसी बात में लेकर दिव्या और जैस्मिन में लड़ाई हो जाती है और गीता दोनों को कार से उतार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन दिव्या जब एयरपोर्ट पे होती है, तो उसे उसका भाई देखता है और वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि दिव्या एयर होस्टेज की ड्रेस में होती है, क्योंकि उसे तो लगता था कि दिव्या पायलट है। जिसके बाद दिव्या उसे सब सच बताती है और वो कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एरोप्लेन से सोना नीचे गिर जाता है, जिसकी न्यूज़ हर चैनल पे दिखाई जा रही थी, जिसे गीता देखकर डर जाती है। तो मित्तल कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं है। फिर जैस्मिन अपने घर आती है, तो उसे पता चलता है कि उसके नाना जी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं और वो पूरी तरह से टूट जाती है, जहाँ उसके साथ दिव्या और गीता आके खड़ी होती हैं। फिर कुछ दिन बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि विजय वाल्या देश छोड़कर भाग गया है और किसी भी एम्प्लॉय को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है, जिससे सारे एम्प्लॉय रोने लगते हैं। वही कोमल की बहस दिव्या और गीता से हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुम लोग ने मुझे अपना नहीं समझा और मैंने कस्टम वालों को कुछ नहीं बताया था। वो तीनों ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और घर जाने लगती हैं। फिर वो सोच रही थी कि ये कौन कर सकता है। तब जाके गीता को याद आता है कि ये काम मित्तल की बीवी सुधा कर सकती है। फिर ये तीनों जाकर सुधा को पकड़ लेती हैं। फिर सुधा इन्हें सब सच सच बताती है। वो बताती है कि मित्तल ने मुझे छोड़ दिया है और वो बाहर एक फिरंगी से सेटिंग कर चुका है, जिसके गुस्से के कारण मैंने कस्टम ऑफिसर को बता दिया था और मुझे लगा कि मित्तल पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब गीता कहती है कि मित्तल के पास इतना सोना आया कहाँ से। तो सुधा कहती है कि ये मित्तल का सोना नहीं है, विजय वाल्या का है, जिसे तुम तीनों ने ही बाहर पहुँचाया है। और विजय वाल्या भी समय देखकर यहाँ से भाग गया, जिसे सुनकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि कुछ पैसों के लालच में उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर ये तीनों एक जगह मिलते हैं, जहाँ दिव्या कहती है कि मैंने हिसाब लगाया है और हिसाब में हमें पता चला है कि हमने 3000 करोड़ का सोना बाहर पहुँचाया है। जिस पर गीता कहती है कि हम ही ये सोना लेकर भी वापस आएंगे, जिसके बाद ये तीनों मान जाते हैं। फिर अगले दिन ये तीनों विजय वाल्या से सोना लूटने के लिए अल बुर्ज पहुँच जाती हैं और वहाँ रोज विजय वाल्या पे नज़र रखती हैं। फिर इन्हें उस होटल के बारे में भी पता चलता है जहाँ विजय वाल्या ठहरा था, जहाँ इन्हें मित्तल भी दिखता है। मित्तल के पास वही सोने के बैग थे जो वो विजय वाल्या को दे देता है। तब गीता कहती है कि विजय वाल्या ने यहीं पे सोना रखा है, इसीलिए हमें यहीं पे स्टाफ की नौकरी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद गीता एक आदमी से कांटेक्ट करती है और उसे घूस देकर ये तीनों यहाँ पे नौकरी पा लेते हैं। फिर ये तीनों आगे के प्लान करने लगते हैं कि ये सोना कैसे निकाल के लाएंगे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि इस होटल में कैमरे ही कैमरे लगे थे। तब दिव्या सीधा अपने भाई को कॉल करती है, जो हैकिंग में एक्सपर्ट है, और वो कैमरा हैक करने के लिए मान जाता है, जिसके लिए उसे सर्वर की जानकारी चाहिए थी, जिसे दिव्या हासिल करके उसे दे देती है और वो हैक करने के काम में लग जाता है। इसके बाद गीता को यहाँ के एक लेडी से पता चलता है कि यहाँ के रूम का पासवर्ड और कार्ड रूम ओनर के पास होता है, जहाँ अब इन्हें विजय माल्या से कार्ड भी चुराना होगा।
तो जैस्मीन कहती है कि मुझे वालदा के साथ 2 मिनट भी मिल जाएगा तो मैं उससे कार्ड चुरा लूँगी और वो मुझे अपने पास भी भटकने नहीं देगा। लेकिन यहाँ उनके पास एक और आइडिया था और अगले दिन वो सब मित्तल से मिलने पहुँच जाती हैं। फिर वो मित्तल को भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि मेहनत तुम्हारी थी और सारा सोना विजय माल्या ले गया। फिर वो उसे 60% का लालच देकर विजय माल्या से कार्ड चुराने को कहती है, जिसे मित्तल भी मान जाता है। और रात में माल्या की बेटी की पार्टी होती है जहाँ गीता और दिव्या स्टाफ बनी हुई थी और जास्मीन एक आदमी से दोस्ती करके पार्टी में आ जाती है। फिर यहाँ ये सब कैसे भी करके विजय माल्या से कार्ड ले लेते हैं और यहाँ दिव्या भी अपने भाई की मदद से सारे होटल्स के कैमरे खराब करवा देती है। फिर ये तीनों वाल्या के रूम में पहुँचती हैं। फिर ये तीनों जैसे ही सामने रखे सूटकेस को खोलती हैं तो इनके होश उड़ जाती हैं क्योंकि तीनों ही बैग खाली थे और यहाँ इन तीनों के प्लान फेल हो जाते हैं। तभी यहाँ विजय माल्या की बेटी आती है और ये बचकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर ये सब बाहर उदास बैठकर कहती हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें घर लौट जाना चाहिए। इसके 2 दिन बाद हमें दिखाया जाता है विजय माल्या सारा सोना और अपने बेटी दामाद को लेकर दूसरे देश भागने वाला होता है और प्लेन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी खातिरदारी के लिए जैस्मीन और गीता पहले ही मौजूद होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ गीता कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसी वक्त जैस्मीन एक टैब निकालती है जो उसने विजय माल्या के रूम से निकाल लिया था और उससे उन्हें पता चलता है कि विजय माल्या ये देश छोड़कर किसी आइलैंड पे जा रहा है और ये प्लान करते हैं कि ये प्लेन से ही सोना चुराएंगे। जिसके बाद ये सबसे पहले प्लेन के क्रू को ठिकाने लगाते हैं और उनकी जगह पे खुद क्रू बन के आ जाते हैं। फिर ये सब प्लेन में बेहोशी की दवा शैंपेन में डालकर सबको पिलाने लगते हैं, लेकिन विजय माल्या की बेटी उसे नहीं पीती है और वो उठपटांग फरमाइशें करने लगती है और इसकी डिमांड पूरी करते करते वो तीनों पागल होने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन माल्या की बेटी ने तो कुछ पिया नहीं था इसलिए वो बेहोश नहीं होती है। फिर उसके सोने के बाद वे तीनों विजय माल्या के बैग को चेक करती हैं तो सोना उसी में था और ये देखकर वो सब खुश हो जाती हैं। और तभी पीछे से माल्या की बेटी आती है और अपने पापा को जगाने लगती है, पर दवाई के कारण शोर मचाने के बाद भी कोई जागता नहीं है। फिर ये माल्या की बेटी को बांध देती हैं। फिर जैस्मीन और गीता उस बैग को बंद करके वहाँ से ले जाने की तैयारी करते हैं। फिर यहाँ विजय माल्या की बेटी किसी तरह से प्लेन उड़ाने वाले कैप्टन को कांटेक्ट करती है। फिर उसे पता चलता है कि प्लेन उड़ाने वाला और कोई नहीं दिव्या ही है। फिर प्लेन को लैंड करने की बारी आती है, लेकिन दिव्या यहाँ काफ़ी डरी हुई होती है। यहाँ दिव्या को प्लेन तो उड़ाने आता था लेकिन लैंड करने नहीं आता था। फिर दिव्या उन सब के कहने पे प्लेन को रनवे पे लैंड करती है तो यहाँ दिव्या को पता चलता है कि ये तो उसी के गांव का रनवे है जहाँ वो कभी प्लेन उड़ाना चाहती थी। इसके बाद वे तीनों सोना लेकर वहाँ से चली जाती हैं और वाल्या तीनों को सोना ले जाते हुए देखता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस और कस्टम वाले आ जाते हैं जो वाल्या को अरेस्ट कर लेते हैं और सोना भी जब्त कर लेते हैं क्योंकि यहाँ इन तीनों ने पहले ही जयवीर से डील कर ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ने पहले ही वाल्या के बैग से सोना निकाल लिया था जिसको वो क्रू मेंबर्स में बांट देती हैं और मित्तल को भी उसका हिस्सा मिल जाता है जो कि सुधा के पास वापस लौट आता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।